नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड डीएलएड वर्ष 2019 का जीएस वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो में हम ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, बल्कि एक क्वेश्चन के अंदर हमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिलेंगे हम उन्हें भी लेते हुए चलेंगे। चाहे आप डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूटेट की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का जो मूल नाम था वो था ऑप्शन डी, जय संहिता। देखिए, महाभारत से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था बदायूनी ने। ठीक है, किस नाम से किया था? रज़्मनामस के नाम से किया था। ठीक है, देखिए जो बदायूनी है इसने महाभारत का भी किया था और रामायण का भी इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, वृहत संहिता। देखिए वृहत संहिता लिखी थी वराहमिहिर ने। ठीक है, और जो ये वृहत संहिता है ये खगोल शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा है वृहत कथा। देखिए एक वृहत कथा मंजरी है, तो वृहत कथा मंजरी लिखी थी किसने? क्षेमेंद्र ने। ठीक है, क्षेमेंद्र ने। इसके अलावा अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? पहले तो मैं आपको बता दूं, जो राजतरंगिणी है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें बताती है, और इसे लिखा था कलहड़ ने। ठीक है, राजतरंगिणी को किसने लिखा था? कलहड़ ने लिखा था। ठीक है, और जो राजतरंगिणी है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था जैनुल आबदीन ने। ठीक है, ये कश्मीर का उसमें राजा था। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, जैनुल आबदीन। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जो पंचतंत्र पुस्तक है इसके जो ओरिजिनल रचयिता थे वो थे विष्णु, और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था फैजी ने। किसने किया था? फैजी ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है ऑप्शन सी, मुंबई में। ठीक है, ये है मध्य रेलवे भी कहा जाता है इसे। मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, और उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, ये भी कहाँ है? मुंबई में ही है। ठीक है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है कहाँ? चेन्नई में। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य। ठीक है, उत्तर और मध्य, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इनसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन अक्सर और आता है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बताया था। इसी प्रकार से भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1951 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि बारदोली सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से उन्हें सुशोभित किया। ठीक है, उन्हें सरदार की उपाधि कब मिली? बारदोली सत्याग्रह के बाद ही मिली थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और मिंटो मार्ले सुधार, जिसे हम मार्ले मिंटो भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार आए थे, कब आए थे? सन 1909 में आए थे। फिर आ जाएगा 4, तो 3 और 4 तो यहाँ भी है, और 3 4 ऑप्शन डी में भी है। फिर उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? फिर हुआ था साइमन कमीशन का विरोध। ठीक है, साइमन कमीशन पहले भारत में आया था, तो साइमन कमीशन जो है ये आया था कब? 1928 में। ठीक है, और फिर लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। तो इसके इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है,
देखिए साइमन कमीशन से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में, नवंबर 1927 में हुआ था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये भारत आया था सन 1928 में। ठीक है, एक्चुअली में साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, वैसे पूछा तो नहीं जाता पर आपको पता होना चाहिए। सन 1919 में जब भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था तो उसकी समीक्षा करने के लिए उसमें लिखा हुआ था कि इसके 10 साल बाद, जब 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था तो उसके 10 साल बाद इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना था। लेकिन समय से पहले ही सन 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर लिया जाता है। इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, और 7 सदस्य में से एक भी इसमें भारतीय नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका विरोध हुआ था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो वो था कौन? सर जॉन साइमन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, देहरादून में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो वो है शिमला में। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था, ऑप्शन ए, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो ये मुहतसिब एक पद होता था। ठीक है, तो इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, ये तो इस्लामिक नियमों के अनुसार ये नियम जो भी नैतिक दायित्व होते हैं ना, नैतिक कर्तव्य होते हैं, नैतिक आचरण होता है, तो ये उसकी देखभाल करता था, उसे देखता था कि लोग नैतिकता से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, और इससे संबंधित एक सेना के अधिकारी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेना के अधिकारी को मुगल प्रशासन में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था क्या? मीर बख्शी। मीर बख्शी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो 1929 में लाहौर सम्मेलन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एक बार रहे थे सन 1929 में, उसके बाद ये रहे थे सन 1936 में। 1936 में ये लखनऊ अधिवेशन के रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1937 में। ठीक है, ये 1937 वाला बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 1937 वाला कांग्रेस का अधिवेशन है, ये हुआ था कहाँ? फैजपुर में। और ये फैजपुर में जो ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये भारत का ऐसा पहला अधिवेशन है, कांग्रेस का ऐसा पहला अधिवेशन है जो किसी गांव में हुआ था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सही युग्म को चुनिए। तो इसमें जो सही युग्म है वो है ऑप्शन सी, खजुराहों का निर्माण किसने किया था? ये किया था चंदेल राजाओं ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है, देखिए सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन सी, बैंक दर। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि उस ब्याज दर को क्या कहा जाता है जब वाणिज्यिक बैंक मतलब जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इस प्रकार के जो वाणिज्यिक बैंक हैं, जब ये RBI को लोन देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, RBI इन बैंकों को लोन देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, RBI जो वाणिज्यिक बैंक हैं इनसे भी लोन लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो ऑप्शन ए शिक्षा भी है, ऑप्शन बी जीवन प्रत्याशा भी होता है, और ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय भी होता है। ठीक है, लेकिन जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या है, ये इसका सूचकांक में सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो इनमें से क्या करेगा? ब्याज दर में वृद्धि कर दें, या फिर बजट में अतिरेक, या फिर विनियोग में वृद्धि, या फिर राष्ट्रीय ऋण में कमी। देखिए अगर आपको विनियोग का मतलब पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना,
मतलब कि निवेश करना। अगर हम निवेश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश करेंगे, शिक्षा में निवेश करेंगे, स्वास्थ्य में निवेश करेंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो बढ़ेगा ना। कुल मिला के क्या है, जब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा तो क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपना भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, विनियोग में वृद्धि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए जो मैनचेस्टर शहर है ये इंग्लैंड में स्थित है, और मैनचेस्टर शहर सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए, सूती वस्त्रों के बाजार के लिए जाना जाता है। तो भारत में जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है। और यहाँ पूछा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं ऑप्शन ए कोयम्बटूर को। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आंसर होगा क्या, कानपुर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसमें हमें पानी की आवश्यकता कम होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास के उत्पादन के लिए। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, क्योंकि इसमें लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तमिलनाडु, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार या फिर कार निकोबार। तो जो ये इंदिरा पॉइंट है ये स्थित है ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार में। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 नदी घाटी योजना को सूची 2 नदी के कोट के आधार पर मिलाइए। देखिए नदी घाटी योजना का मतलब है जो डैम बांध बनाए जाते हैं ना, तो ये किस नदी पर बनाए जाते हैं, हमको इसका मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन ए है, शिव समुद्र किस नदी पर स्थित डैम है, तो शिव समुद्र में स्थित है, कावेरी नदी पर। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये है कृष्णा नदी पर। देखिए कृष्णा ने नाग के फन पर नृत्य किया था ना, डांस किया था, तो आप नाग से कृष्ण को याद कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जायकवाड़ी जो डैम है ये किस नदी पर स्थित है, ये है गोदावरी नदी पर। और टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, ये है भागीरथी नदी पर। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ए का 2, ए के तो सभी 2 हैं। इसमें सी का देखिए, जायकवाड़ी 3। तो अगर आपको जायकवाड़ी पता है तो आप वैसे भी इसका आंसर सीधे निकल रहा था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए अगर आपसे संघ संविधान समिति पूछे या फिर संघ शक्ति समिति पूछे, ठीक है, संघ शक्ति समिति या फिर संघ संविधान समिति पूछे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको पता ही है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन बी, जेपी कृपलानी। देखिए जो जेपी कृपलानी है, इन्हें जानने से पहले हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो वल्लभ भाई पटेल थे ये दो मुख्य समितियों के अध्यक्ष थे। एक ये अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति के। ठीक है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है। दूसरी किस समिति के अध्यक्ष थे, ये थे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित मामलों के समिति के अध्यक्ष थे। तो जो ये मौलिक अधिकार वाली समिति है ना, इसकी भी एक उप समिति थी। ठीक है। इसकी एक उप समिति थी, मौलिक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे जेपी कृपलानी। ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो संचालन समिति के अध्यक्ष क्यों थे, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्हें ही सारा संचालन करना था, इसलिए उनको संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने आपको ये समिति बताई 4-5, इसके अलावा कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ। देखिए भारत में पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अभी ये सिर्फ इसकी शुरुआत कर दी थी, अभी हमारे संविधान में इससे संबंधित कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट पारित नहीं किया गया था। पंचायत से संबंधित जो हमारा एक्ट पारित किया गया, ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 1992 में। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है बहुत, ये जो पेपर लेने वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1992 में ये पारित हुआ था। और लागू कब हुआ, पारित तो ये संसद से 1992 में हो गया, लेकिन ये लागू हुआ था, ये हुआ था 24 अप्रैल
सन 1993 में, ठीक है, 1993 में ये लागू हुआ था। इसी कारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। देखिए अगर आपने मेरी पुरानी इससे पिछली वाली वीडियो देखी तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्युलरिज्म वर्ड कब जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता वर्ड कब जोड़ा गया। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये कब जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था सन 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में ही बताया है, उसमें मैंने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य बताया था। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक पेश होता है ऑप्शन सी लोकसभा में, ठीक है, ये सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। हाँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि धन विधेयक भी कहाँ पेश होता है? धन विधेयक भी लोकसभा में पेश होता है, ठीक है। धन विधेयक से संबंधित एक आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल से संबंधित है, तो धन विधेयक है 110 आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात की गई है और वित्त विधेयक की बात किस में की गई है? आर्टिकल 117, ठीक है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है और धन विधेयक की बात की गई है अनुच्छेद 110 में, ठीक है। बस आप इतना सब याद कर लीजिए। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है, ठीक है। अगर 14 दिन तक ये पास कर देती तो ठीक है, अगर पास नहीं करती तो वो ऑलरेडी पास माना जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है ये ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेवलों के जो बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए इस अभियान को चलाया गया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो वर्तमान में सीएजी कौन है? ये है ऑप्शन ए जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अभी भी वर्तमान में भी ये सीएजी हैं, ठीक है। देखिए सीएजी का काम क्या होता है? सीएजी का काम होता है, जो भारत सरकार है, ये भारत की विभिन्न राज्य सरकारें हैं, ये जनता के धन का किस प्रकार सदुपयोग कर रही हैं या कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रही। तो इस प्रकार से पूरा ऑडिट बनाती है, पूरा लेखा रखती है, कौन कितना खर्च कर रहा है करके, ठीक है। लीजिए सीएजी किस आर्टिकल में है? 148 से 151 के बीच में, ठीक है। और ज़्यादातर ये 148 ही पूछा जाता है, ठीक है। वो पूछ लिखा कि सीएजी किस आर्टिकल में है, तो उसका आंसर होगा सीधे 148, ठीक है, 148। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता? ठीक है, निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता? देखिए ऑप्शन ए है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं जिन्हें हम विधायक कहते हैं, ठीक है। लेकिन राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? कपास का प्रमुख घटक होता है ऑप्शन ए सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, वर्णांध मतलब कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? तो वो ऑप्शन ए लाल और हरे रंग में वो भेद नहीं कर पाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक धात्विक खनिज किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं ऑप्शन सी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है, तो ये झील स्थित है ऑप्शन सी रिहंदबाद परियोजना में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो ये झील है ये किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है रिहंद नदी पर, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैटेनिक वर्सेज ये पुस्तक लिखी है, ये लिखी है ऑप्शन डी सलमान रश्दी ने, ठीक है। हाल ही में सलमान रश्दी ने एक पुस्तक और लिखी है, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। उस पुस्तक का नाम है विक्ट्री सिटी। तो इन्होंने जो ये विक्ट्री सिटी बुक लिखी है ये संबंधित है विजयनगर राजवंश से, ठीक है। ये भी परीक्षा में इस बार पूछी जा सकती है, ये फरवरी में ही लॉन्च हुई है। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार किसका था? देखिए रैयत का मतलब किसान होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कृषक के पास, ठीक है। तो
देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि रैयत बाड़ी भूमि लगान व्यवस्था को किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था थॉमस मुनरो ने। ठीक है, कहाँ किया था? मद्रास में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलूस अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो ये है ऑप्शन सी शिमला में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन तो अब नहीं पूछा जाएगा, तो ये हुआ था वैसे ऑप्शन बी ब्राजीलिया में, लेकिन इस बार का पूछा जा सकता है। तो जो 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन है ये इस बार होने जा रहा है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। 2021 में ये भारत में हुआ था। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें ऑप्शन है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 में दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्के को दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, ये गलत है। देखिए जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 में दिया गया था, ये दिया गया था मलयालम के जो एक लेखक हैं जी शंकर कुरुप को। किसको दिया था? ये दिया था जी शंकर कुरुप को। ठीक है, सन 1965 में। इसमें जो ऑप्शन डी है कवि कवि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 1968 में। ठीक है, इनकी रचना चिदंबरा के लिए। और अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ष 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो इस बार ये पुरस्कार दिया गया था दामोदर माउजो को। किसको दिया गया? दामोदर माउजो को। ठीक है, वर्ष 2022 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों में सुमेलन में सही है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन वर्ष 2022 में पूछा गया। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने मेरी उस वीडियो को देखा होगा। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। क्षोभ मंडल संबंधित है समस्त मौसमी घटनाओं से, ये बिल्कुल सही है। समताप मंडल संबंधित है ओजोन परत से, ये भी बिल्कुल सही है। आयन मंडल संबंधित है पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित जो रेडियो तरंगें होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है आयन मंडल ध्रुव ज्योति, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है, तो ये किया है ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक में। ठीक है, जो अभिधम्म पिटक है ये गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित है। इसी प्रकार विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक संबंधित है बुद्ध के जो नियम कानून आदि होते हैं ना, तो उनसे संबंधित है, उनके संकलन से संबंधित है विनय पिटक, जिसमें बुद्ध के जितने भी नियम कानून आदि बताए गए हैं वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। और जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में है बुद्ध के जो उद्देश्य उन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो वह है सुत्त पिटक में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक की रचना किसने की थी। देखिए अभिधम्म पिटक की रचना की थी मोगली पुत्ततिस ने। ठीक है, मोगली पुत्ततिस ने। विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने। किसने की थी? उपाली ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूटेट का ये क्वेश्चन है। इसके अलावा सुत्त पिटक की रचना की थी आनंद ने। किसने की थी? आनंद ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये हैं ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, और जो यहाँ बचेंद्री पाल दिए हैं ये भारत की ऐसी पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने फतेह किया था। कब किया था? सन 1984 में। ठीक है, और फिर इन्हें 1984 में पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल वर्ष 2022 का आयोजन होगा, तो ये हो गया, अब तो हो गया है। तो ये हुआ कहाँ? ऑप्शन डी कतर में। ठीक है, इसमें कौन सी टीम विजय रही? तो वो रही अर्जेंटीना की टीम। अर्जेंटीना की टीम ने किसे हराया? वो हराया था फ्रांस को। ठीक है, अर्जेंटीना विजय रही और फ्रांस इसमें उप विजेता रही। अगला क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो जो नरसिम्हन समिति बनी थी ये बनी थी ऑप्शन सी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। देखिए नरसिम्हन समिति के द्वारा ही इन्होंने जो क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुई थी ना, तो वो नरसिम्हन समिति के सजेशन पर हुई थी। क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1975 में। ठीक है, जो ये जैसे हमारे वहाँ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हैं, तो इस प्रकार के जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, इनकी स्थापना 1975 से ही स्टार्ट हुई। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। देखिए जैसे इसको मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी को हमने बांट दिया बीचों बीच से 2 बराबर भागों में, लेकिन जो अक्ष है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, मतलब कि इस प्रकार झुकी हुई है, पृथ्वी इधर साइड को झुकी हुई है ना। तो जो इसका ये मेन जो मैंने बीच में लंबवत रेखा खींची है, इससे ये कितने अंश से झुकी हुई है? 23.5 अंश। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कक्षीय समतल से, अगर कक्षीय समतल, इसको मैं बीचों बीच से इसका एक लाइन खींच दो, ये है कक्षीय समतल, तो यहाँ पर से ये कितना आ गया? ये हो गया 66.5 अंश। ठीक है, इस कक्षीय समतल से कितना अंश का कोण बना रही है? ये बना रही है 66.5 अंश का। अगर आप इन दोनों को मिला दो तो ये बन जाएगा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी, जेयर मेसियस बोल्सोनारो। ठीक है, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। इस बार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 2023 में भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार के जो मुख्य अतिथि थे वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी? देखिए चीन से हुई थी। चीन के किस शहर से हुई थी? इसे तो कोई भूल भी नहीं सकता। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वुहान से। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोरोना वायरस से संक्रमित जो पहला केस है भारत में किस राज्य में मिला, तो वो मिला था कहाँ? केरल में। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होती है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है अमेरिकन ओपन। ठीक है, इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये टेनिस टूर्नामेंट है, ये हो चुका है और इसके विजेता कौन रहे, चलिए अब वो जान लेते हैं, क्योंकि हाल ही में हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बार पुरुष वर्ग के विजेता रहे नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग की विजेता रही एरिना सबालेंका। ठीक है, एरिना सबालेंका। अब नोवाक जोकोविच का तो नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन एरिना सबालेंका ये नहीं है, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, एरिना सबलंका चले गए। ठीक है, एरिना सबालेंका। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों एनपीए का अर्थ क्या है? देखिए इसे ऐसे समझिए, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने लोन तो ले लिया, लेकिन मैंने बैंक को वो जो मैंने ऋण लिया था उसे वापस लौटाया नहीं। ठीक है, ना ब्याज लौटाया, ना उसका जो मैंने रुपया लिया था ना उसे लौटाया। तो जो रुपया मैंने लिया था वो क्या बन जाता है बाद में? वो बन जाता है एनपीए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋण जिन पर ब्याज एवं मुख्य रकम की वसूली नहीं हो पाती उसे कहते हैं हम एनपीए। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? देखिए राज्य का महाधिवक्ता पूछे या फिर भारत सरकार का महान्यायवादी पूछे, ये दोनों व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता। ठीक है, जो महान्यायवादी होता है ये राष्ट्रपति के आशीर्वाद, जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद रहेगा तब तक महान्यायवादी रह सकता है, और जो महाधिवक्ता है ये राज्यपाल के आशीर्वाद, जब तक राज्यपाल का आशीर्वाद रहेगा ये तब तक महाधिवक्ता रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महान्यायवादी या फिर महाधिवक्ता, ये दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें संसद या फिर विधानसभा की बैठकों में भाग लेने का अधिकार तो होता है, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महान्यायवादी से संबंधित संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया आर्टिकल 76 में। ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, अटॉर्नी जनरल जो कि भारत सरकार का वकील होता है, और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, महाधिवक्ता जो कि राज्य सरकार का वकील होता है। ठीक है, एक सरकारी वकील इसको मान सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन 1 देखिए, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए ये गलत है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं परिसीमन आयोग के द्वारा। ठीक है, अभी परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना देसाई है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है लोकसभा सदस्य को चुनने के लिए। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिससे जितने सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विजय घोषित होता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई जाती है। और चौथा है मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। देखिए ये भी गलत है। ठीक है, अगर कोई विधेयक लोकसभा में आता है और उसके पक्ष में भी 50% वोट पड़ते हैं और विपक्ष में भी 50% वोट पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह अधिकार होता है कि वो ना कहने वालों के पक्ष में जाए या फिर हाँ कहने वालों के पक्ष में जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? देखिए 1 भी सही है और 3 भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 से को मिलान करना है। तो यहाँ पर भारतीय नौसेना का क्या होगा? देखिए आपको पता है नौसेना जल सेना भी कहलाती है। तो जल के देवता किसे माना जाता है? वरुण देव को माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन ए का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, दूसरा है इसमें ऑप्शन सी देखिए, भारतीय वायुसेना। तो वायुसेना नभ मतलब आकाश, तो वायुसेना ये कहाँ चलती है? ये आकाश में चलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी का भी 3 होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर कर सकते थे। दूसरा है भारतीय थल सेना। थल सेना का जो आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, जिसमें सेवा अस्माकम धर्मा। सेवा अस्माकम धर्म का मतलब होता है सर्विस इज अवर ड्यूटी। ठीक है, और इसका ऑप्शन बी देखिए, डाक तार विभाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अहर्निशम सेवा महे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? बी का 4। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहले का 1, दूसरे का 4, तीसरे का 3 और चौथे का 2। देखिए अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ में उपयोग में लाई जाने वाली ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं होता। ठीक है, इसका रंग होता है ऑरेंज, नारंगी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? देखिए क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, इस बार पूछा जाएगा वर्ष 2023 का पूछ सकता है। तो इस बार वर्ष 2023 का महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एरिना सबलेंका। ठीक है, एरिना सबलेंका ने ये अवार्ड जीता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब नई विधानसभा या फिर नई लोकसभा का गठन होता है, तब उसमें लोकसभा का अध्यक्ष का तो चुनाव नहीं होता, तो उससे पहले राष्ट्रपति एक किसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना देता है। तो इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? जो नए विधायक या फिर नए सांसद चुन के आए हैं उन्हें शपथ दिलाने का इसका काम होता है। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था? ये बनाया गया था ऑप्शन डी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। और फिर प्रोटेम स्पीकर बन गए होंगे, फिर शपथ भी दिला दी, फिर उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो इस बार 17वीं लोकसभा में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। दूसरा ऑप्शन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए ये गलत है। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होंगे। ये भी गलत है। जो इसके सदस्य होंगे वो 30+ होनी चाहिए। ठीक है, वो 30 वर्ष से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, तभी वो राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 और 3 सही हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? देखिए 2019 का क्वेश्चन है, अब नहीं पूछा जाएगा। इस बार पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। इस बार जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये है 8वें नंबर का। कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था भोपाल में। ठीक है, कहाँ किया गया? भोपाल में। तो दोस्तों ये थे जीके के 50 क्वेश्चन
जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें मैंने जितने फैक्ट्स बताए हैं वो आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। और याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे फैक्ट्स कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।